भारतवर्ष के इतिहास में महान योद्धा महाराजा पुरु, जिसको आप सब महाराजा पोरस के नाम से जानते हैं, आइए इनके झेलम के युद्ध जो इन्होंने सिकंदर के साथ किया और सिकंदर को पूरा भारत विजय करने का जो वो एक सपना लेके आया था उसको रोका। इस पर प्रकाश डालने हमारे साथ आज आ रहे हैं श्री तेजपाल सिंह जी, जो कि दिल्ली के जाने माने लेखक हैं और MSc फिजिक्स हैं। आइए सबसे पहले इनसे जानेंगे महाराजा पुरु के बारे में कुछ। महाराज पुरु या पोरस पौरवंशी थे। उनका राज्य झेलम नदी तथा चिनाब के बीच फैला हुआ था। पोरस ने 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वैदिक काल के साहित्य में वर्णित महाराज पुरु से पौरव शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ग्रीक भाषा में संज्ञा में एस, ES, OS तथा US जोड़ा जाता है, जैसे हीरोडोटस। इसी युक्ति से पौरव से पोरोस या पोरस बना। इस वंश से संबंधित महाराज पोरस अत्यंत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्रूर विदेशी आक्रांता सिकंदर से टक्कर ली थी। पोरस अत्यंत पराक्रमी, रणबांकरा तथा शक्तिशाली योद्धा था। उसका व्यक्तित्व सिकंदर से अधिक कर्मठ तथा वीरता में था तथा उसका कद 7 फुट 2 इंच था। पोरस के बारे में श्री BS दहिया लिखते हैं, कद्दावर तथा भव्य व्यक्तित्व, वीर एवं साहसी, सर्वोत्तम भाला फेंक तथा युद्ध में दुश्मन का काल कराल था। 326 ईसा पूर्व के झेलम के युद्ध में उसकी वीरता की कहानी एक कॉपर प्लेट पर खुदी हुई है, जो तक्षशिला के मंदिर की दीवार पर टंगी है। भारतीयों का कार्य इस वीर सपूत के बारे में मौन है। चौधरी साहब, आप हमें आगे ये बताइए कि किस प्रकार से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और किस प्रकार से महाराजा पुरु यानी कि महाराजा पोरस ने उनको पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने से रोका, क्या रणनीति तैयार करी और किस तरह से ये झेलम का युद्ध हुआ, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखो, सिकंदर भारत की अपार संपत्ति की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहा था। वह विगत विजेताओं से आगे निकल जाना चाहता था तथा पूरे एशिया को फतह करने के लिए बड़ा उत्सुक था। सिकंदर अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के राजा फिलिप का बेटा था। फिलिप का 336 ईसा पूर्व में कत्ल हो गया। परिणाम स्वरूप उसका पुत्र 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। वह अरस्तु जैसे महान दार्शनिक का शिष्य था। वह भी एशिया का शाह बनना चाहता था। अतएव उसने भारी फौज तथा हथियारों को लेकर फतेह के लिए कूच किया। उसकी टक्कर ईरान के बादशाह डेरियस तृतीय से हुई, परंतु डेरियस बड़ा कायर था। वह ISS के मैदान जंग में पीठ दिखाकर भाग गया। पोरस बड़ा दूरदर्शी था। वह सिकंदर को ईरान से आगे बढ़ने देना नहीं चाहता था। उसने डेरियस की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन तब तक डेरियस मैदान छोड़कर भाग चुका था। बुद्ध प्रकाश की पुस्तक पेज 38 पर उसका प्रमाण दिया गया है। फिर सिकंदर ने तक्षशिला को जा घेरा। वहां के राजा अम्भी ने ईसा पूर्व 327 में बिना युद्ध किए सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए तथा भारी मात्रा में धन, सैनिक, बैल, गाय तथा भेड़ भेंट की। पुरु के शत्रु कायर अम्भी की सेना लेकर सिकंदर ने पुरु से लड़ने के लिए जुलाई माह में झेलम नदी पार की। सिकंदर ने 11,000 चुने सैनिक लेकर झेलम को सुगम स्थान पर पार किया, जहां पोरस के युवराज ने सिकंदर की टक्कर ली, लेकिन वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अब करी के मैदान जंग में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए लामबंद थी। पोरस की अपनी सेना मिस्र बंधु के लेखक
अनुसार 30,000 पैदल, 4,000 घुड़सवार और 200 हाथी तथा 400 रथ थे। प्रत्येक रथ को 4 घोड़े खींचने के लिए जोड़े जाते थे। उसमें 2 धनुर्धर जो बैल के चमड़े की ढाल पहने हुए होते थे तथा 2 ढलैत और 2 सारथी होते थे। पदातियों के पास चौड़ा खंडा होता था जो दोनों हाथों से चलाया जाता था। धनुष की लंबाई धनुर्धर के बराबर होती थी। 3 गज का बाण उस पर रखा जाता था। सिकंदर की सेना में 60,000 सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे। मुद्रा राक्षस नाटक के अनुसार पुरु एक महान योद्धा था। स्वयं यवन ऐसा बताते हैं कि वह जिधर भी दुश्मन की सेना में निकलता हाहाकार मच जाती थी। उसकी सेना के पास 7 फुट लंबाई के भाले थे जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को मार गिरा सकता था। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, शायद यह आर्य राजा का छात्र धर्म था। बहरहाल तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से भगा ले गए। पोरस ने युद्ध में रथ अंभी पर भाले का वार किया। इस भिड़ंत का दृश्य एक सिक्के पर अंकित है। सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर बुक्केफाल नामक एक बस्ती स्थापित की जो सम्राट अशोक के काल तक कायम रही। जिस भूमि पर युद्ध हुआ वह भूमि फिसलन भरी थी। जो हाथी दुश्मन की सेना पर कहर बरसा रहे थे वे बिगड़ गए और अपनी सेना पक्ष को ही कुचलने लगे। इसे दृष्टिगत कर सिकंदर की सेना ने दुर्बल पक्ष पर हमला कर दिया जिससे पोरस की सेना विचलित हो गई। परंतु सब भारतीय सेना पर सिकंदर को विजय प्राप्त नहीं हो सकी। प्रसिद्ध लेखक एरियन अपनी एनेबोसिस ऑफ अलेक्जेंडर पुस्तक खंड 5 अध्याय 18 में लिखता है, इस युद्ध में पूरी विजय किसी की भी नहीं हुई। यह इससे ज्ञात होता है कि स्वयं महान योद्धा सिकंदर को कहना पड़ा, आज हमको अपनी बराबरी का पराक्रमी शत्रु मिला और यूनानियों को तुल्य बल से आज ही युद्ध करना पड़ा। सिकंदर थक कर विश्राम करने चला गया। उसने पोरस को बुलाने के लिए दूत भेजा जिसके कारण पोरस सिकंदर को समझौता स्थल पर मिला। किंतु विदेशियों ने वास्तविकता पर पर्दा डालते हुए पोरस की हार को प्रचारित कर दिया। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य एवं भीमबर तथा राजौली नामक रियासतें लौटाकर पोरस की मित्रता खरीदने को बाध्य होना पड़ा तथा भारत से लौटते समय सिकंदर पोरस को पंजाब का शासक बनाकर अपने वतन चला गया, क्योंकि भाड़े के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। लौटते हुए सिकंदर छोटे मार्ग से गुजरने के लिए हरियाणा से निकला, जहां उसकी सेना को योद्धे गणराज्य की जाट सेना से मुठभेड़ में भारी क्षति उठानी पड़ी। एक जाट सैनिक के भाले से वह घायल हो गया। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर पंजाब का विध्वंस कर बेबीलोन पहुंच गया, जहां वह बुकदनेजर के महल में 10 जून 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में इस संसार से अलविदा कर गया। एक शायर ने कहा था, सिकंदर इस जहां के वाली थे, दुनिया से जब चले दोनों हाथ खाली थे। चौधरी साहब, आपने हमें बहुत बढ़िया बताया कि किस प्रकार से सिकंदर को महाराजा पोरस ने अपनी महान वीरता से रोका और उनके साथ युद्ध किया। आप चौधरी साहब हमें इस बारे में और प्रकाश डालिए कि महाराजा पोरस की जाति क्या थी, इस पर अपना प्रकाश डालिए जरा। पोरस की जाति संबंधी उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता।
इतिहास में पोरस तथा अलेक्जेंडर का युद्ध भारत में एक घटना बनकर रह गया, जिसका उल्लेख इतिहास में एक झलक भर है। इतिहास इस विषय पर मौन है कि पोरस क्षत्रिय वर्ण में कौन जाति का था, परंतु उसके नाम के साथ पौरव उपाधि लगाए जाने से यह तो स्पष्ट ही है कि वह पुरुवंशी था। किंतु जाति की गहराई में जाने के लिए ईस्वी पूर्व के इतिहास में पाई जाने वाली जातियों में उसके वंशजों का अन्वेषण किया जाने से जाट क्षत्रियों में आज भी पोरसवाल विद्यमान हैं, जिनको पोरस के नाम पर अपना पूर्वज होने के लिए आज भी गर्व है। पौरव शब्द में वे हटाकर ग्रीक अस जोड़ने से पोरोस तथा बदलकर पोरस बना। पोरस में वाल प्रत्यय जोड़ने पर पोरसवाल परसवाल बन गया। वाल या वाला का अर्थ प्रथम शब्द से संबंधित यानी पोरस से संबंधित, जैसे करणवाल कर्ण से संबंधित। पोरस के भतीजे को भी ग्रीक लेखकों ने पोरोस ओब्लिक पोरस ही लिखा है। स्ट्रैबो लिखता है कि इंडिया के पोरस नाम के दूसरे राजा ने रोमन सम्राट अगस्टस सीजर की कोर्ट में अपना राजदूत भेजा। अतएव ग्रीक लेखकों के अनुसार पोरोस न तो किसी व्यक्ति का न ही किसी राजवंश का नाम है, यह जाति वंश का नाम है जो इंडिया के जाटों में पाया जाता है। परसवाल में फे में बदल जाता है, जैसे पत्थर में पत्थर। अतएव परसवाल से ग्रामीण भाषा में फरसवाल बन गया। भारतवर्ष में किसी भी जाति में जाटों को छोड़कर परसवाल नहीं पाए जाते, केवल जाट ही परसवाल या फरसवाल हैं। इस वंश के बहुत सारे गांव, जैसे कि बुलंदशहर यूपी में लाहौर का, जालंधर में शंकर गांव, गाजियाबाद में सुल्तानपुर, बिजनौर में कादीपुर, हरिद्वार में खेड़ाजट, रोहतक में भदानी। तो चौधरी साहब, ये जो झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, आपके मतानुसार इसमें कौन विजयी रहा? इस पे प्रकाश डालिए जरा। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार झेलम के युद्ध में पोरस हार गया था। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा, राजन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह कहानी ग्रीक इतिहासकारों की मनगढ़ंत कहानी है। यह लिखकर वे सिकंदर का मंडन करना चाहते हैं। पोरस सिकंदर से हारा नहीं था, बस युद्ध का परिणाम बराबर छूटा था। भारत में उस समय कोई इतिहास नहीं मिलता है। यह आश्चर्यजनक किंतु सत्य है कि महात्मा चाणक्य ने अपनी पुस्तक में पोरस का कोई उल्लेख नहीं किया। हमें ग्रीक इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकों पर ही विश्वास करना पड़ता है। गांवों में जहां कुश्तियों का कोई लिखित विवरण तो होता नहीं था, अगर दो पहलवानों की कुश्ती बराबर छूट जाए तो दोनों तरफ के लोग अपने पहलवान को जीता हुआ तथा दूसरे पहलवान को पराजित कहने लगते हैं, एवं यही कहानी लगातार चलती रहती है। भला देखो, सिकंदर पोरस से कैसे सहानुभूति रख सकता था एवं उसका राज्य लौटा था। वह तो लालच के वशीभूत होकर भारत को लूटने आया था। उसने अपने चचेरे भाइयों तथा सौतेले भाई की हत्या करवाकर 20 वर्ष की आयु में गद्दी प्राप्त की थी। जिस गुरु अरस्तु ने उसे विश्व विजय करने की प्रेरणा दी थी, उसका भतीजा कालास्नी सिकंदर की सेना का सेनापति बना। सिकंदर ने छोटी सी असहमति के कारण उसकी हत्या करवा दी तथा अपने एक मित्र की भी हत्या करा दी। बैक्ट्रिया का राजा उसके सामने युद्ध हार गया तो सिकंदर ने उसे गिरफ्तार कराया तथा भरी सभा में उसके नाक तथा कान कटवा दिए और अंत में उसका कत्ल करा दिया गया। अर्थाभाव से अपने सेक्रेटरी डोमिनिस से उसने कुछ द्रव्य मांगा और न पाने पर उसका कैंप फुकवा दिया। अगर पोरस उससे हार जाता
तो क्या सिकंदर जैसा क्रूर व्यक्ति उसके साथ बराबर का व्यवहार कर सकता था तथा उसका राज्य लौटा देता? असंभव। हकीकत है दोनों में न कोई हारा न कोई जीता, अपितु समझौता हो गया। अगर तत्कालीन ईरान तथा चीन के इतिहास का अध्ययन करें तथा गहराई से खोज की जाए तो पोरस युद्ध में जीत गया था। प्लूटार्क ने स्वयं लिखा था कि राजा पोरस तथा सिकंदर के बीच 8 घंटे की लड़ाई में सिकंदर के भाग्य ने साथ नहीं दिया। इतिहासकार एरियन लिखता है, इस युद्ध में पूरी विजय किसी को भी नहीं हुई। इसका अर्थ तो यही लिया जाएगा कि सिकंदर युद्ध नहीं जीत पाया था। सिकंदर नहीं अपितु पोरस महान था।